नमस्कार, मैं शिवानी, मैं अलीफिया। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। जी हाँ, सुर, लय और ताल के इस आंगन में हम समय समय पर भारतीय संगीत के प्रति समर्पित साधक कलाकारों को आपके सामने लेकर आते हैं और आज वादन की बारी है। And Shivani, you seem very excited about today's program. I am, क्योंकि ये एक प्राचीन वाद्य है जो अब बहुत कम सुनने को मिलता है। In fact, I'm sure that a lot of our audience is going to see this program and this instrument being played for the first time. तो आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं रुद्र वीणा और हमारे कलाकार हैं बहाउद्दीन डागर। Just as Rudra Veena has come down from one generation to another, so also has music in the Dagar family. Bahauddin Dagar, born in Chembur of Mumbai, belongs to the 20th generation of musicians from the Dagar family. अलीफिया, मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि संगीत के जगत में डागर बंधु, डागर परिवार का नाम जैसे ध्रुपद का एक पूरक बन गया है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूँगी कि बहाउद्दीन जी उस्ताद बहराम खां के वंशज हैं। 11 वर्ष की आयु में आपने अपने पिता से रुद्र वीणा सीखना प्रारंभ किया और इस घर के साज को आगे लेकर चले। फिर अपने पिता के असमय निधन के बाद आपने अपने चाचा जिया फरीउद्दीन डागर से संगीत का शिक्षण जारी रखा। Shivani, I guess the untimely death of his father made Bahauddin and gave him the immense responsibility of keeping alive and carrying forward the Dagar Bani style of Drupad alive in Rudra Veena. It wasn't an easy path. In a path where people want instant success, Bahauddin has gone forward on a very difficult way. Absolutely right. अधिक जानकारी के लिए देखते हैं ये क्लिपिंग। शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद के पर्याय डागर बंधु के 20वीं पीढ़ी का निर्वहन कर रहे बहाउद्दीन डागर जो संगीत के परिवेश में पले रचे की माँ प्रमिला डागर जो स्वयं एक सितार वादिका है ने कहा, 3.5 साल तो सितार सीखा मेरे से उसने। और बच्चे आते थे उनके साथ वो भी बजा लेते थे और छोटे थे तो वीणा तो बजाना मुश्किल है। वीणा आपने देखी है कितनी लंबी है, चौड़ी है और हेवी भी है। तो उसके बाद वीणा का शौक़ ज़रूर था। जब भी उसके पिताजी बजाते थे वो सामने बैठ के सुनता था और सोचता था कि चलो अभी मैं भी बजाऊँ ये। तो उनके लिए एक छोटी सी वीणा बनाई थी और वो बजाते थे, प्रैक्टिस करते थे, सरगम बजाते थे, मूर्छना बजाते थे। लेकिन फिर बोलते थे कि नहीं पापा, आपकी वीणा तो अलग बोलती है, ये वीणा में कुछ भी कम है। तो बोले अभी तो छोटे हैं तो अब तुम इसी पे बजाओ, रियाज़ करो, बड़े हो जाएंगे तो फिर दूसरा बजाएगी। ऐसे करते करते वो कॉलेज में पढ़ते रहे तो थोड़ा रियाज़ हुआ नहीं हुआ, लेकिन सरगम ज़रूर होता था। जो रेगुलर रियाज़ करना है, मूर्छना करनी है, वो होती थी। कॉलेज में गए तब कभी कभी ऐसा लगता था पता नहीं अभी कॉलेज के बच्चों के साथ इनका कुछ और भी इरादा हो जाए, लेकिन ईश्वर की कृपा से नहीं हुआ। और जब तक उनके पिताजी थे तब तक वो उतना सीरियसली उन्होंने रियाज़ नहीं किया। जब पिताजी के अचानक डेथ होने के बाद उन्होंने खुद ने सोच लिया, बहाउद्दीन ने खुद ही सोच लिया कि मैं अभी यही बाज बनाऊँगा। और बहुत एकदम रिगरस हमारे पनवेल में गुरुकुल है, वहाँ बैठ के रियाज़ करके 4 साल उसके बाद उन्होंने वीणा बजाना शुरू किया। और कुदरती मतलब घर की फैमिली की देन तो है। शुरुआत में जब सीखते हैं तो ऐसे ही सीखते हैं, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और से बढ़ जाती है कि जो भी काम सीखा है उसको सही करना है, उसको सही तरीके से सिखाना है, उसको सही तरीके से आगे बढ़ाना है उसको। क्योंकि इतना गहरा काम हुआ है और इतना गहरा विचार हुआ है इन चीज़ों के ऊपर, वो कहीं अपने स्वार्थ के लिए या लोगों को रिझाने के लिए उसमें कोई पतला नहीं होना चाहिए। आपको कारण क्या लगता है? क्योंकि आज रुद्र वीणा एक दुर्लभ यंत्रों में गिना जाने लगा है। अगर बजाने वाले ज़्यादा होते तो पॉपुलैरिटी होती, लेकिन साज भी ऐसा है कि आप उसको तुरंत नहीं सीख पाते। अभी मैं किसी से अगर कहूँ कि आपको अगर सीखना है तो कम से कम 20 साल दीजिए, तो आज के ज़माने में ऐसा कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि इतना बदल गया ज़माना। आप हर चीज़ आपको बटन दबाने से मिल जाती है, पैसा बटन दबाने से मिल जाता है, ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं। इस चीज़ों के लिए क्या है कि धैर्य चाहिए, रुचि चाहिए और इनमें
सिखाते समय ये ऐसा होता है कि आपको ना इससे पैसा मिलेगा, ना नाम मिलेगा, ना शोहरत मिलेगी, ये सिर्फ एन्जॉयमेंट की चीज़ है, या इसके बारे में इसको गहरा एक मार्ग है ये, इस मार्ग पे चलने से एक तरह का सच मिलता है, एक ईश्वर की खोज मिलती है, इस तरह सा है, इफ़ यू आर लकी इनफ। तो ऐसे चीज़ों में ज़्यादातर लोगों को रुचि नहीं है, इसलिए रुद्र वीणा बजाने वाले कम है, इसलिए रुद्र वीणा बहुत कम है। इसके बनाने वाले भी बहुत कम है। एक कन्हैयालाल बाबू थे कलकत्ता में, वो तो गुज़र गए। उसके पहले बीने मिरज में बनती थी, अब तो बिल्कुल नहीं बनती है। तो अब बनाने के लिए भी मतलब अब देखिए, अगर अब आखिरी कन्हैया बाबू थे तब एक वीणा करीब 90,000 1 लाख रुपए की थी। तो ऐसे अगर प्राइस होगा तो कौन शागिर्द खरीदेगा। तो इस तरह से बहुत से फैक्टर्स हैं जो उसको सपोर्ट नहीं करता है कि वीणा बहुत ही पॉपुलर हो जाए या लोकप्रिय हो जाए। लोग सीखना भी चाहे तो खरीद नहीं पाएंगे, खरीदना भी चाहे तो अभी बनाने वाले नहीं रहे। आपने विदेश में भी बजाया, देश में भी बजाया, आपको कोई फ़र्क लगा? रुद्र वीणा है ये, पहले अपने यहाँ सूफिया सद बजाते थे मेडिटेशन के लिए, तांत्रिक में अभ्यासों में इसका प्रयोग होता था, सामवेद के साथ इसका प्रयोग होता था। तो इसके ऊपर म्यूज़िक जो बजाया था काफ़ी शांत रस का प्रतीक होता है, तो इसलिए उस वहाँ पर ज़्यादा है और अपने यहाँ कम है, क्योंकि अपने यहाँ हम वेस्टर्नाइजेशन की और ग्लोबलाइजेशन की ओर तरह जा रहे हैं। तो हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, लोग वहाँ से यहाँ आ रहे हैं। अपने हिंदुस्तान से अगर ये वीणा चले जाएगी तो विदेश में सुनते हैं, विदेश में लोग पसंद भी करते और विदेशी लोग खरीद के भी लेके जाते। आपकी कोई एक ऐसी इमॉर्टल मेमोरी जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? मेरे लिए वो इमॉर्टल मोमेंट्स वही है जो मैं पिताजी के साथ मैंने उनके साथ स्टेज पे पीछे तानपुरा बजाते हैं। और क्योंकि हमारे लिए म्यूज़िक कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है, क्योंकि 20 पीढ़ियों से चले आ रहा है, हम उसको एंजॉय करते हैं, हमें पसंद है इसलिए करते हैं। तो बजाते बजाते कभी कभी पिताजी स्टेज पे से थोड़ा टेढ़ा मोड़ के पीछे बोलते थे, सोनिया सुन रहे ये कैसे बजता है। तो वो मोमेंट्स मुझे बहुत याद है, क्योंकि एक लाइव इंटरेक्शन है, ऑन द स्टेज है, बज रहा है, लोग सुन रहे हैं, लेकिन लोगों को इसका मतलब उनको इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि ऐसा सी गर्दन को मतलब सोनिया सुन रहे और फिर दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है, फिर प्रोग्राम के बाद कुछ दिनों तक हम उसको लीव करते थे। तो ये मोमेंट्स बहुत प्यारे थे मेरे लिए। पिता की यादें, अपनों का साथ, छोटा सा परिवार, बेटी समीरा, पत्नी वैदेही जो म्यूजिक लवर के साथ इंटीरियर डेकोरेटर हैं, बहाउद्दीन और उनकी वीणा जो संगीत के प्रति समर्पण का आज जीवंत उदाहरण है। Shivani, it seems like a challenge to keep this instrument alive in this day and age. It sure is. तो आइए अब इस युवा साधक की साधना का लुत्फ उठाते हैं। आज एक अनूठा संगम है कि एक प्राचीन वाद्य पर एक प्राचीन शैली में एक प्राचीन राग सुनने जा रहे हैं। जी हाँ, राग भैरव जो एक प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। it is a rag that makes you look deep within. इस राग की तरंगें मन को शांत करती हैं और अच्छे मन से अच्छे दिन की शुरुआत की प्रेरणा देती हैं। आज आपके साथ पखावज पर संगत कर रहे हैं श्री संजय आगले। And accompanying him on the Tanpura are his disciples Sunita Amin and Pelva Nayak. तो आइए सुनते हैं राग भैरव, ताल है झपताल। You're watching the national program of music. The artist for today is Bahauddin Dagar, who is going to perform Rag Bhairav set to Jhaptal.
कितनी सुंदर रही ये प्रस्तुति। Ji haan Shivani, Bahauddin has put in years of hard work to come to this place, for which he has received several awards and accolades. He has received awards like the Yuvak Sadhak Award, the Sanskriti Award, the Raza Award, to name a few. Along with that, he has taken part in several festivals both in India and abroad, like the Spik Mackay in India, the Tansen Samaro, the Kalidas Samaro in India, and yes, internationally he has taken part in the Zeeth Flute Festival in Austria, the Darbar Festival in London. यही नहीं, आपको इस क्षेत्र में जूनियर फेलोशिप भी मिली है। मणि कौल की फिल्म द क्लाउड और ध्रुपद में आपने संगीत भी दिया है। ध्रुपद के प्रचार प्रसार के लिए आपने अपने चाचा और गुरु उस्ताद जिया फरीउद्दीन डागर के साथ पनवेल में एक गुरुकुल भी चला रहे हैं, जहां पर देश विदेश से स्टूडेंट्स आते हैं और समय समय पर आप वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। Now Shivani, let us watch a composition by him set in Tivra Tal, Rag Kunkali. Mm-hmm.